आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th के अल्कोहल फिनॉल ईथर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम में तो हेल्पफुल होगा ही, साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद करेंगे। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ये कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। तो देखो, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन से सिर्फ अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी हो गया। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी प्राइमरी हो गया। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी हो गया। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी हो गया। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी हो गया। और OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो वो टर्शियरी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल उसको कहते हैं जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो एक कार्बन से अटैच्ड हो। सेकेंडरी में OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो दो से, और टर्शियरी में OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो तीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां आपको आइडेंटिफाई करना है एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल ध्यान रखिएगा, OH अटैच्ड हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो देखो, OH अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। OH अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया। OH अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी हो जाएगा। सिक्स भी देख लो, एलाइलिक पूछ रहा है ना, तो OH अटैच्ड है आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि अटैच्ड है आपको sp2। ये डबल बॉन्डेड है ना, तो ये sp3 है और ये sp2 है, तो 2 4 6। तो याद रखिएगा, एलाइलिक अल्कोहल वो होता है जिसमें OH अटैच्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। नेक्स्ट है, आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर में आपको पता होगा OH का प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, और हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे जिसमें OH को लोएस्ट नंबर मिले। तो देख लो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। और ये है क्लोरोमिथाइल। ये क्या है? क्लोरोमिथाइल। तो क्लोरोमिथाइल स्टार्ट्स विथ C, और आइसो में I है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेनॉल। फिर से 3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेनॉल। नेक्स्ट है, यहां फिर वही कहानी देख लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 5 डाई मिथाइल। 2 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, तो 2,5 डाई मिथाइल पेंटेन 1,3 पेंटेन, सॉरी 6 है, तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3 डायोल। हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन का चेन है, तो 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3 डायोल। ठीक है, डायोल को दो बार OH है। फिर देखिए, ये तो इजी है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सानॉल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सानॉल, ये तो इजी था। इधर भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या हो जाएगा? हेक्स, हेक्स 1 इन 1 पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 1 इन 3 ओल। फिर यहां भी देख लो, 1 2
3 4, तो हो जाएगा आपको 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। फिर से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, दो पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन 1 ओल। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये दोनों कंपाउंड बनाना है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करे मिथानल पे, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर खोजना है। तो पहले देख लो क्या होता है। जब RMgX को आप मिथानल पे अटैक करवाओगे, ठीक है, H3O प्लस के प्रेजेंस में थोड़ा सा H3O प्लस चाहिए होता है, हल्का सा H प्लस, तो होता क्या है देख लो आप, आपको पता होगा O पे माइनस, C पे प्लस, C पे प्लस है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट में R पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो O माइनस है वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा H3O प्लस से, तो क्या बन जाएगा RCH2OH। और जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है ना, वो बना देता है MgOHX, MgOHX। MgOHX, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या, फिर से देख लो, ग्रिग्नार्ड में R पे नेगेटिव चार्ज है, ग्रिग्नार्ड में, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, और फॉर्मल्डिहाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट के चलते इस पे माइनस है, इस पे प्लस, तो R माइनस कार्बन पर अटैक कर देगा, और जो O माइनस है वो H3O प्लस से O माइनस H प्लस खींच लेगा, तो बन जाएगा RCH2OH। तो देख लो बेसिकली जो RCH2OH है उसमें से R आता है ग्रिग्नार्ड से और CH2OH आता है फॉर्मल्डिहाइड से, तो CH2OH इसमें भी है, CH2OH इसमें भी है, तो जो वो पोर्शन हटा के जो बच गया वही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो देख लो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH और MgX, ये फर्स्ट के लिए है, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, फिर से वो हटा दो MgX, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जब RMgX फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करता है तो RCH2OH बनता है, जिसमें R पोर्शन ग्रिग्नार्ड से आता है, CH2OH फॉर्मल्डिहाइड से, तो CH2OH दोनों से हटा दोगे तो जो पोर्शन बच गया वो ग्रिग्नार्ड से आ रहा है, तो सब में MgX लगा दिए, वही हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं, तो देखिए पहला है मार्कोनिकोव एडिशन, सिंपल है, मार्कोनिकोव एडिशन है तो 2 प्रोपेनॉल बनेगा। दूसरा है NaBH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता, कीटोन को कर देता है, कीटोन को कर देगा, ईस्टर को नहीं करता, तो ईस्टर एज इट इज रह जाएगा। ये बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार और जेई मेंस में। ईस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता, याद रखिएगा। NaBH4 है वो एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। एक मिनट, जो CHO है वो CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो NaBH4 है वो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता। सिक्स क्वेश्चन है कि आपको HCl ZnCl2 से HBr SOCl2 से इनका रिएक्शन करवाना है, तो देख लो पहले ब्यूटेन 1 करवा देते हैं। तो याद रखना ब्यूटेन 1 है प्राइमरी एल्कोहल, क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, याद रखना प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, तो फर्स्ट ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगा फर्स्ट। दूसरा HBr से कट जाएगा, तो HBr से क्या बनेगा, OH हट के Br लग जाएगा,
OH हट के Br लग जाएगा, और SOCl2 में OH लग के OH हट के Cl लग जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखना इस चीज को आप कि प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकोस रीजन से रिएक्ट नहीं करता, HBr में OH हट के Br लग जाएगा, SOCl2 डार्जन्स प्रोसेस भी है, OH हट के Cl लग जाएगा। दूसरा पार्ट का देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो बना देते हैं स्ट्रक्चर। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यह है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो ये टर्शियरी अल्कोहल है, देख सकते हो ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो टर्शियरी अल्कोहल तो ल्यूकोस रीजन से रिएक्ट करता है, तो ए वाले में OH हट के Cl लग जाएगा, ए वाले में OH हट के Cl लग जाएगा, बी वाले में OH हट के Br लग जाएगा, बी वाले में OH हट के Br लग जाएगा, और सी डार्जन्स प्रोसेस है, इसमें भी OH हट के Cl लग जाएगा। ठीक है ना? बेसिकली क्या हो रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है डिफरेंट आपको फंक्शनल ग्रुप से। तो एक बार क्लोरीन से रिप्लेस हुआ ल्यूगस में, Br से रिप्लेस हुआ आपको HBr में, और Cl से रिप्लेस हुआ SOCl2 यानी कि डार्जन्स प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन करना है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का। तो देख लो, अब मेजर प्रोडक्ट बताना है, मेजर। तो मेजर प्रोडक्ट बनाओगे तो बीटा एलिमिनेशन करेंगे इसमें, और ये बन जाएगा। बोले ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यही मेजर प्रोडक्ट है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो, काउंट भी कर सकते हो। 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, है ना? इसके अलावा एक और अल्कीन बनेगा, और बनाओ तो जबरदस्ती, है ना? यहाँ जो CH3 है ना, उससे हाइड्रोजन हटा दिए, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 2 और 2 4 रहेगा। तो ऑब्वियस है 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला मेजर रहेगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला माइनर रहेगा। बीटा एलिमिनेशन करते हैं, क्या करते हैं? बीटा एलिमिनेशन। ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये भी है बीटा कार्बन, ये भी है बीटा कार्बन। ठीक है? और दूसरा पार्ट क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल। तो याद रखना, ब्यूटेन 1 ऑल का अगर करोगे डिहाइड्रेशन, तो 2 प्रोडक्ट बनता है, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। एक बनेगा ब्यूट 2 इन, एक बनेगा ब्यूट 1 इन। दोनों बना दिए हम। ठीक है, दोनों बना दिए। पहला है ब्यूट 1 इन, दूसरा है ब्यूट 2 इन। तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो, तो पहले में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे में 3, और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यानी कि दूसरा मेजर है, ब्यूट 2 इन मेजर है, और ब्यूट 1 इन माइनर है। ठीक है? 8th, 8th क्वेश्चन क्या है? अब देखिए कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फेनॉल, ड्रॉ द रेजोनेंट, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग फेनोक्साइड आयन। तो देख लो क्या होता है। पहले पैरा वाला का बना देते हैं, है ना? पैरा वाले का तो क्या होगा, देखो आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो डबल बॉन्ड NO2, है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा। फिर रेजोनेंस करोगे, अच्छा याद रखना ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे आ गया जिस पे NO2 लगा है, तो इसके इसी स्ट्रक्चर के चलते ये कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, और उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिए तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, जिसके चलते पैरा नाइट्रोफेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है और फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है इसी स्ट्रक्चर के चलते। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ जब पैरा पे है NO2। अच्छा चीज याद रखिएगा, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो NO2 के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है। NO2 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर। तो अब चाहो तो नेगेटिव चार्ज को NO2 के साथ भी रेजोनेंस में लेके जा सकते हो, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा। समझ गए? आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज को जो NO2 का ये ग्रुप है, NO2 ग्रुप, ये बॉन्ड है N डबल बॉन्ड O, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस करेगा और ये उस पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आप NO2 के साथ भी रेजोनेंस करवा सकते हो। तो ये पैरा वाला है। ऑर्थो में भी वही होगा, बस सिंपली क्या करना है आपको, पैरा की जगह ऑर्थो पे नाइट्रो लगा देना है, रेजोनेंस तो वही जाएगा। समझ गए? जैसा पैरा का बनाया है वैसे ही ऑर्थो का ही बनेगा, बस डिफरेंस है इसमें पैरा पे NO2 है, उसमें ऑर्थो पे NO2 का, तो एज इट इज है, कुछ नया नहीं है। ठीक है ना? जैसा रेजोनेंस पैरा का बना है वैसा ही ऑर्थो का ही बनेगा, बस इसमें पैरा पे NO2 लगा है और उसमें NO2 ऑर्थो पे लगा रहेगा, और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको इक्वेशन लिखना है रीमर टीमेन का और कोलबेस का। तो देख लो, फिनॉल है ना, फिनॉल है, ट्रीट कर दो क्लोरोफॉर्म और NaOH, और फिर डाल दो वाटर और H+, तो बनता है सैलिसाइलडिहाइड। ऑर्थो पे आता है, याद रखना, ऑर्थो ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो पे बनता है, कहते हैं सैलिसाइलडिहाइड। ऑर्थो पे इसलिए बनता है क्योंकि ऑर्थो पे हो जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, ऑर्थो मेजर इसलिए है क्योंकि ऑर्थो पे आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें ऑर्थो ही मेजर होता है, पैरा मेजर नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है कोलवेज रिएक्शन, देख लो। इसमें क्या है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 और बाद में डाइल्यूट H+, तो बनता है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, कार्बोजिलिक एसिड आ गया, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड है, ऑर्थो पे COH है, और इसमें भी ऑर्थो इसलिए बन रहा है कि ऑर्थो पे है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये याद रखिएगा, चाहे कोलवेज रिएक्शन हो चाहे रीमर टीमेन, दोनों में ऑर्थो वाला ही मेजर होता है, पैरा वाला माइनर होता है। रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट 10th है कि आपको क्या बनाना है, 3, आपको बनाना है 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन यूजिंग इथेनॉल एंड ई। हाँ तो देख लो क्या है, सबसे पहले 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल, और आपको बनाना है, हाँ तो देख लीजिए आप, 3-मिथाइल स्ट्रक्चर बदलते पहले, 3-मिथाइल और 2-ऑल, है ना, है 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल, और इथेनॉल से क्या बनाना है, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, पेंटेन बना लो। 2-इथॉक्सी मतलब OC2H5 और 3-मिथाइल,
2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन आपको बनाना है। तो देख लीजिए क्या करेंगे, और किससे बनाना है? इथेनॉल से। और हाँ, तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल है, देखो पहले क्या कर दो आप, जो इथेनॉल है उसको ट्रीट कर दो सोडियम मेटल के साथ, तो बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। और जो 3 मिथाइल पेंटेन टूऑल है, 3 मिथाइल पेंटेन टूऑल, नहीं, अगर इसमें हम कर देंगे HBr, तो याद रखना एक चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, अगर इसको ट्रीट कीजिएगा HBr से तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है आपको हम बता देते हैं। स्ट्रेटजी है ना, देखिए क्या स्ट्रेटजी बता देते हैं आपको हम, है ना। इसको ट्रीट कर दो SOCl2 से। किसे ट्रीट कर दो? SOCl2 से। सॉरी, एक मिनट, SOCl2 से ट्रीट कर दो तो ये बन जाएगा C2H5Cl, ठीक है। और इसको ट्रीट कर दो सोडियम मेटल से। किसे ट्रीट कर दो? सोडियम मेटल से। तो सोडियम मेटल से ट्रीट करोगे तो OH हट के क्या लग जाएगा? O-Na+। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि अगर इसको ट्रीट करोगे HBr से तो रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा ना। आप HBr बनाओगे तो 2 डिग्री, मैकेनिज्म पढ़े होगे, 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनता है, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर 3 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए इसको HBr से ट्रीट मत कीजिए, इसको ट्रीट कर दीजिए HBr या SOCl2 से, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये बन गया अल्कोक्साइड और ये बन गया अल्काइल हैलाइड। विलियमसन सिंथेसिस कर दो। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा? Na+Cl और C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो एक ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड, इनका आपस में रिएक्शन करवा दो तो आपको क्या बन जाएगा? 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल और पेंटेन। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जो आपको जो अल्कोक्साइड आयन है वो इससे बनाना है, इससे नहीं बनाना, क्योंकि अगर इसको HBr से ट्रीट करोगे तो आपको Br यहां नहीं लगेगा, Br इधर लग जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा कार्बोकटाइन का। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जनरली HBr वाला प्रोसेस 1 डिग्री में कीजिएगा, है ना। 2 डिग्री 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि HBr या आप SOCl2 को 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करवाइए, 2 डिग्री 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है। 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो कौन सा लेंगे? फर्स्ट नहीं ले सकते। फर्स्ट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो Br है ये एराइल हैलाइड है, और एराइल हैलाइड आप पढ़े हो हेलोअल्केन्स टॉपिक में कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं जाते, है ना। तो जो अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एराइल हैलाइड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड देखते हैं। हाँ, सेकंड हो जाएगा, सेकंड राइट, है ना। ये इस पे अटैक कर देगा, ये हट जाएगा, तो सेकंड सही है। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि एराइल हैलाइड अंडर नॉर्मल कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो देखिए प्रोडक्ट, हाँ तो देखो क्या होगा, सब में वही चीज, देखो सब में वही चीज है।
एच बी आर याद रखना पहले ब्रेक हो जाएगा H प्लस और बी आर माइनस में। अब H प्लस अटैक करेगा ईथर पे, है ना, H प्लस अटैक करेगा ईथर पे, ऑक्सीजन पे, तो O पे प्लस आ जाएगा। अब बी आर माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है देख लो, इधर है प्रोपाइल, इधर है मिथाइल, और SN2 मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है? SN2। तो आप पढ़े हो मिथाइल में हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए बी आर माइनस इस पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा? CH3Br प्लस प्रोपेनॉल, प्लस क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल मिथाइल पर अटैक किया। प्रोपाइल पर अटैक इसलिए नहीं किया, प्रोपाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी वही चीज है, HBr ब्रेक करेगा आपको H प्लस और Br माइनस में, तो H प्लस ऑक्सीजन पर अटैक करवा दो। और आपको पता है एराइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, आप पढ़ चुके हो, एराइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाता, तो ऑब्वियस है Br माइनस इथाइल पे अटैक करेगा, तो बन जाएगा फेनॉल प्लस C2H5Br। इसी को याद रखना, जो एराइल ग्रुप है उस पर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, इसलिए जो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो एराइल पर अटैक नहीं करेगा, तो फेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा C2H5Br। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है ऑब्वियस है OC2H5 है, ये प्लस एम ग्रुप है। क्या है? प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप है तो मतलब क्या हुआ, जो NO2 है लगेगा ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा, मतलब एक बार NO2 यहां लग सकता है, एक बार NO2 इसके ऑर्थो पे लग सकता है, और तो ये ऑर्थो हो गया, और एक बार NO2 इसके पैरा पे लग सकता है। मेजर होता है पैरा वाला, क्योंकि पैरा पे हिंड्रेंस कम होगा, ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो मेजर है पैरा वाला, माइनर है ऑर्थो वाला। ये देख लो, यहां पर देख लीजिए, यहां देखो ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो इसमें SN1 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1। तो HI ब्रेक करेगा H प्लस और I माइनस में, और H प्लस इस पर अटैक कर देगा, और ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो I माइनस उस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल और टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। इसको याद रखिएगा, ये जब भी 3 डिग्री रहे तो SN1 मैकेनिज्म, जब भी टर्शियरी ग्रुप रहे तो SN1। तो SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो टर्शियरी के साथ चल जाता है, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अगला है, आपको इनका IUPAC नेम बताना है, तो IUPAC नेम देख लो, OH का प्रायोरिटी ज्यादा है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो आप, है ना, तो 1 2 3 4 5, है ना, अब कर लो नंबरिंग, क्या हो जाएगा? 2,2,4 ट्राइमिथाइल, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन थ्रियोल, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन थ्रियोल। फिर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा 5 इथाइल, 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डाइओल, 5 इथाइल C2H5 है तो इथाइल हेप्टेन 2,4 डाइओल, ये इजी है। ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ये भी इजी है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। फिफ्थ देख लो, OH का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 2 मिथाइल फेनॉल, यहां देख लो OH का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो 4 मिथाइल फेनॉल, यहां भी OH का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 2,5 डाइमिथाइल फेनॉल, 2,5 डाइमिथाइल फेनॉल, यहां भी देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 2,6 डाइमिथाइल फेनॉल, ठीक है ना। फिर देख लीजिए नंबरिंग का लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3, तो 1 मिथॉक्सी, अल्कोक्सी है ना, OCH3, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ प्रोपेन होगा।
C6H5 बेंजीन है तो इथॉक्सी बेंजीन, C2H5 है तो इथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी बेंजीन, है ना। यहां हो जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, N है, और CF7 है तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, सब इसी तरह का है। अच्छा, अब आपको स्ट्रक्चर लिखना है, तो स्ट्रक्चर तो देख लीजिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और 4 कार्बन बना दो, 2 मिथाइल OH, हाइड्रोजन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप याद रखिएगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसी से देख लेना है। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, फिनाइल मतलब पीएच जोड़ दो, C6H5, प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, हेक्सेन, तो 1 2 3 4 5 6, 3 5 डाइमिथाइल, सी सी, 1 3 5 ट्राइओल, तो OH OH और OH, 2 3 डाइथाइल फेनॉल, तो फेनॉल बना दो, 2 पे इथाइल और 3 पे इथाइल, सब में एक ही तरह का है, समझ गए, कुछ खास इसमें नहीं है। फिर है 1 इथॉक्सी प्रोपेन, देख लो, इथॉक्सी है और प्रोपेन है, तो C2H5, 1 2 3, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। 10th अब देख लो, बाकी सब एक ही तरह का है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। 10 देख लो, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4, 1 ऑल है तो OH लगा दिए 1 पे, 4 पे क्लोरो है तो C लगा दिए, 3 पे इथाइल है तो 1 2, ये 3 है, 3 पे इथाइल लगा दो, है ना। सब सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको देखते हैं, आपको C5H12O के आइसोमेरिक एल्कोहल करना है, तो देख लो, एक बार हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, एक बार हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल, एक बार हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल, एक बार हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, आप देख सकते हो, है ना। और एक बार हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, कैसे, तो देख लो, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। ये तो 5 हो गया। अच्छा, क्लासिफाई करना है, तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी। बताए थे कैसे, OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो 1 से तो प्राइमरी, 2 से तो सेकेंडरी, 3 से अटैच्ड तो टर्शियरी, है ना। और भी देख सकते हो आप, और कैसा होगा देख लो आप, है ना। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, है ना। इसी तरह से बन जाएगा, एक दो और बन जाएगा, अब देख लीजिएगा बना के। तो नॉमेनक्लेचर तो आपको आता है, क्लासिफिकेशन भी आपको आता है। नेक्स्ट है कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों है। देखिए सिंपल है, प्रोपेनॉल क्या, कोई भी अल्कोहल ले लो, अल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो कंपाउंड शो कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और ब्यूटेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच वॉन्डरवॉल फोर्स है जो कि एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हाइड्रोकार्बन में वॉन्डरवॉल फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि बॉइलिंग पॉइंट कम।
नेक्स्ट नेक्स्ट है आपको अल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल, वही चीज है, अल्कोहल देख लो और वाटर देख लो। तो होता क्या है, अल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसको याद रखिएगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा। तो पिछले दोनों क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, जिसके चलते उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका वाटर में सॉलिडिटी भी ज्यादा। 18वां है, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको याद रखिएगा, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो एग्जांपल है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। देखो क्या होता है, 3 मोल अगर हम अल्कीन ले लें, बैलेंसिंग थोड़ा कर देते हैं, और उसको ट्रीट कर दे डाइबोरेन से। किसे ट्रीट करें, डाइबोरेन से, तो ये इंटरमीडिएट बनता है, ये इंटरमीडिएट बनता है ना, ट्राई ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन, और उसको ट्रीट कर दो H2O2 हाइड्रोजन पर और थोड़ा सा बेसिक मीडियम, तो मिलता है 3 मोल अल्कोहल और बोरिक एसिड। तो आप देख सकते हो इसमें प्राइमरी अल्कोहल बना है, तो प्राइमरी अल्कोहल तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ही बनता है, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है वाटर का, तो यहां सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल बना इसका मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर हुआ। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज करते ही हैं फॉर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है C7H8O, उसके फेनॉल के आइसोमर ड्रॉ करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑर्थो मेटा पैरा पे बना दो, ऑर्थो मेटा पैरा। और एक चीज याद रखिएगा, ऑर्थो मेटा पैरा आपको IUPAC नेम में कंसीडर नहीं करते, ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। तो नंबरिंग कर दो, 2 मिथाइल फेनॉल, 3 मिथाइल फेनॉल, 4 मिथाइल फेनॉल। तो याद रखिएगा, IUPAC नेम में कभी भी ऑर्थो मेटा पैरा यूज मत कीजिएगा, वो कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम नहीं होता। फिर देखिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, और ये पैरा नाइट्रोफेनॉल है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में देख सकते हो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते बॉइलिंग पॉइंट लो, और बॉइलिंग पॉइंट लो क्योंकि ये स्टीम वोलेटाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब हाई वेपर प्रेशर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, क्योंकि इसमें इंट्रा नहीं होता, पैरा वाले में इंट्रा नहीं होता, इंटर होता है। याद रखिएगा, ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहिए होता है पैरा वाले में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इनको किसी सेपरेट कर सकते हो, स्टीम डिस्टिलेशन से। सिंपल है। फिर क्या करना है आपको, इक्वेशन लिखना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, जेई एडवांस में भी कई बार आ चुका है। क्यूमीन होता है, क्यूमीन होता है आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसको ट्रीट कर दो ऑक्सीजन से,
तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और उसको ट्रीट कर दो H3O+ से। किससे? H3O+ से ट्रीट कर दो तो बन जाएगा फिनॉल और एसीटोन। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिनॉल तो बनता ही है, साथ में एसीटोन भी बनता है। ये भी पूछता है कि फेनॉल के साथ साथ क्यूमीन से क्या बनता है, तो एसीटोन बनता है। एसीटोन को यूज करते हैं एज अ नेल पॉलिश रिमूवर, याद रखिएगा। फेनॉल को क्लोरोबेंजीन से बनाना है। फेमस रिएक्शन है डाउस प्रोसेस, है ना? डाउस प्रोसेस है। क्या होता है देख लो। क्लोरोबेंजीन है, इसको ट्रीट कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 एटमॉस्फेयर और 623 केल्विन पे, है ना? तो बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड। और उसमें थोड़ा सा H+ डाल दो तो क्या बन जाएगा? फेनॉल। क्या बन जाएगा? फेनॉल। तो डाउस प्रोसेस काफी फेमस प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने का, नाम भी याद रखिएगा, डाउस प्रोसेस। और काफी हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए क्योंकि क्लोरोबेंजीन नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि इथीन को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हाइड्रेशन से, इसका मैकेनिज्म। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइड्रेशन होता है एसिडिक मीडियम में, तो H+ एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो इथीन है एसिडिक मीडियम के H+ के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कार्बोकटायन, और ये स्टेप होता है स्लो स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में होता है तो H+ एक्ट्स एज कैटलिस्ट। फिर जो कार्बोकटायन है, हाइड्रेशन हो रहा है तो वाटर तो होगा ही, वाटर के साथ कंबाइन कर देता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है। और लास्ट स्टेप में H+ कैटलिस्ट है तो वो हट जाएगा। H+ कैटलिस्ट है इसलिए वो हट जाएगा। ठीक है, इथेनॉल और H+ हट गया। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन, H+ ऐड हुआ। सेकेंड स्टेप है हाइड्रेशन, पानी ऐड हुआ। और थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन, यानी कि H+ रिमूव हो गया। H+ इसलिए रिमूव हो गया क्योंकि वो कैटलिस्ट था। तो फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट ऐड हुआ, लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट H+ रिमूव हो गया। तो यही 3 स्टेप है हाइड्रेशन का, प्रोटोनेशन, हाइड्रेशन एंड डीप्रोटोनेशन। नेक्स्ट आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 बेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिनॉल बनाना है, तो सल्फोनेशन करेंगे पहले। तो मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर डालेंगे मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोल्टेन का मतलब है हाई टेम्परेचर है, मोल्टेन का मतलब है हाई टेम्परेचर। तो सोडियम फेनोक्साइड मिलेगा और लास्ट स्टेप में H+ ऐड करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। तो पहले कॉन्क H2SO4, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और लास्ट में H+ ऐड करते हैं तो फिनॉल मिल जाता है। तो यही 3 स्टेप है जिससे हम बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिर 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है यूजिंग सुटेबल अल्कीन। तो सिंपल है, फिनाइल है, ठीक है,
इसमें अगर आप H3O प्लस कर दो है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो ये है 1 फिनाइल इथेनॉल। तो स्टाइरीन, इसको स्टाइरीन कहते हैं, याद रखिएगा। 1 फिनाइल इथीन या स्टाइरीन भी कहते हैं। तो स्टाइरीन में H3O प्लस डालोगे तो 1 फिनाइल इथेनॉल बन जाएगा। सेकेंड है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना इजी है तो, है ना, CH2Cl ले लो और एक्वस डाल दो, एक्वस NaOH। इजी है। तीसरा पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड, तो वही चीज है ना। पेंटाइल हैलाइड ले लो और एक्वस NaOH कर दो, तो वही है ना। पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। तो मतलब जब भी अल्काइल हैलाइड रहेगा और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH से ट्रीट कर सकते हो। फिनॉल का एसिडिक नेचर का रिएक्शन दिखाना है तो देख लो, आप क्लास 10th में भी पढ़े हो ये सब। अगर फिनॉल को ट्रीट कर दो सोडियम मेटल के साथ तो सोडियम फेनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये लैब टेस्ट है एसिड का कि एसिड मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। और दूसरा है ट्रीट कर दो एक्वस NaOH के साथ तो मिलेगा वही सोडियम फेनॉक्साइड और वाटर मिल जाएगा। तो पढ़े हो आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक बार सोडियम मेटल के साथ, एक बार एक्वस NaOH के साथ। अच्छा, और इथेनॉल से कंपेयर करना है एसिडिकेशन, तो देख लो अगर हम इथेनॉल से कंपेयर करें, यहां प्लस साइन नहीं होगा, सॉरी प्लस साइन नहीं होगा, ठीक है। प्लस साइन नहीं होगा, कॉमा दे देते हैं, ठीक है। तो जो फिनाइल है पीएच, ये माइनस आई ग्रुप होता है। क्या होता है? माइनस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और जो इथाइल है वो होता है प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो फिनाइल माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इथाइल प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज फिनाइल माइनस आई ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो फेनॉक्साइड आयन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो फेनॉल मोर एसिडिक। और इथॉक्साइड आयन अगर इथेनॉल से H+ हटाओगे तो इथॉक्साइड आयन, उसमें रेजोनेंस नहीं होता। अगला है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? तो एसिड जो जो वही सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं दोनों में, है ना। यह है कॉन्जुगेट बेस ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का, यह है कॉन्जुगेट बेस ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल का। याद रखिएगा जो नाइट्रोफेनॉल है वो होता है -M यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो नाइट्रो ग्रुप है वो -M यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और OCH3 है वो +M यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कम करता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ज्यादा एसिडिक। फिर से एसिड ऑर्गेनिक में कौन ज्यादा एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से चेक करना है।
तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉक्साइड मोर एसिडिक है बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और OCH3 प्लस एम ग्रुप था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आप फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देख सकते हो आप कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या देख सकते हो कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब OH ग्रुप ने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। तो OH ग्रुप ने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो रीजन है OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कि ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो OH प्लस एम ग्रुप है, याद रखना। OH होता है प्लस एम ग्रुप। प्लस एम का मतलब बताए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, फिर अगला है, आपको ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 करना है। तो प्रोपेन 1 को ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कलाइन केमिनोफोर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्कोहल कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं। प्रोपेन 1 ऑल प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज अल्कलाइन केमिनोफोर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन इन CH2 विथ फेनॉल, तो याद रखना कार्बन डाइसल्फाइड है, तो मीडियम का पोलैरिटी बहुत कम है, नॉन पोलर मीडियम है, इसलिए ऑर्थो और मेटा पे ब्रोमीन बनेगा। ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पे, सॉरी, ऑर्थो और पैरा पे। और पैरा मेजर होगा क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस है। ऑर्थो पे OH और Br के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए ऑर्थो माइनर है, पैरा मेजर है। फिर अगला है डाइल्यूट HNO3 फेनॉल, इसमें वही कहानी है, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लग जाएगा। ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लग जाएगा। ऑर्थो और पैरा पे आपको नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। और ये जो फोर्थ है वो रीमर टीमन रिएक्शन है, ये बता चुके हैं आपको, पहले ही बता चुके हैं इसी वीडियो में। रीमर टीमर रिएक्शन है, इसलिए बनता है सैलिसाइलडिहाइड। क्या बनता है? सैलिसाइलडिहाइड। और सैलिसाइलडिहाइड में ऑर्थो वाला मेजर होता है क्योंकि ऑर्थो पे होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बता चुके हैं रिएक्शन, पहले भी आप देख चुके होंगे। ये रीमर टीमर रिएक्शन है, इसमें ऑर्थो मेजर होता है क्योंकि ऑर्थो पे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा 30 ये क्वेश्चन देखें, फिर से आपको एक्सप्लेन करना है कुछ रिएक्शन से। कोलवेज रिएक्शन है, कोलवेज ही बता चुके हैं आपको, रिपीट है एक तरह से। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 और लास्ट में H3O प्लस डाल देंगे तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये कोलवेज रिएक्शन है। रीमर टीमन तो अभी रिपीट किए थे, है ना, फिर से लिख देते हैं। रीमर टीमन में क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, है ना, लास्ट में H3O प्लस, तो सैलिसाइलडिहाइड। क्या बन जाएगा? सैलिसाइलडिहाइड। तो पहला है कोलवेज में सैलिसाइलिक एसिड, रीमर टीमन में सैलिसाइलडिहाइड। फिर अगला क्या है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस, काफी फेमस है, देख लो आप, न्यूक्लियोफाइल है ये,
अल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, प्लस आर एक्स है ना, SN2 मैकेनिज्म होता है, O माइनस आर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बन जाएगा R डैश ओ आर प्लस NaX। यही है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अल्कोक्साइड आयन अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन के चांसेस है। आप पढ़े हो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में कि 2 डिग्री 3 डिग्री एलिमिनेशन प्रीफर करता है, तो इसलिए 1 डिग्री लेते हैं। और फोर्थ है अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब है ये ईथर जिसमें R नॉट इक्वल टू R डैश, ऑक्सीजन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, एक मिथाइल तो दूसरा इथाइल, एक इथाइल तो दूसरा प्रोपाइल, मतलब R और R डैश सेम नहीं हो, 2 अल्काइल ग्रुप हो और दोनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं हो, ये होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। फिर क्या है, राइट द हाँ ये मैकेनिज्म इथीन को इथेनॉल था, अब इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है, ठीक उल्टा है। देख लो क्या है, यहां भी H प्लस कैटलिस्ट होता है, बिना H प्लस के नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो देख लो है ना, पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर स्लो स्टेप है कार्बोकटाइन बनेगा, स्लो स्लो स्टेप है कार्बोकटाइन बनेगा, और लास्ट स्टेप में H प्लस हट जाएगा, ठीक है, H प्लस हट जाएगा और इथीन बन जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रोटोनेशन, फिर वाटर का रिमूवल और लास्ट में डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, चाहे हाइड्रेशन हो चाहे या डिहाइड्रेशन हो, दोनों में H प्लस कैटलिस्ट जरूरी है, बिना H प्लस के रिएक्शन नहीं होगा। दोनों 3-3 स्टेप है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो डिहाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन का ठीक उल्टा है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं दोनों। अगला है कन्वर्सन करना है, हम रिएजेंट का नाम लिख देते हैं, आपको पता होगा आप लोगों को, प्रोपीन को प्रोपेन टू ऑल तो कई बार बता चुके हैं, HCO प्लस कर दो, मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, बेंजाइल हैलाइड क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, कई बार बता चुके हैं, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। थर्ड फोर्थ बता चुके हैं, ग्रिगनार्ड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर भी बता देते हैं, जैसे देख लो यहां फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, और थोड़ा सा HCO प्लस, तो मिल जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। मैकेनिज्म पता है आपको, है ना, R पे नेगेटिव चार्ज होता है RMgX में, और एल्डिहाइड कीटोन में C पे, एल्डिहाइड या कीटोन वाले कार्बन पे C पे पॉजिटिव है, और O माइनस H प्लस खींच लेगा, O माइनस जो है H3O प्लस से H प्लस खींच लेगा। फोर्थ भी इसी तरह का है, फोर्थ में देख लो क्या है, यहां कीटोन ले लो, एसीटोन लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ेगा, एसीटोन और H3O प्लस, तो मिल जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो एसीटोन के साथ, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसीटोन के साथ देता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बट बता चुके हैं रिएक्शन शुरू में ही। 33 में क्या है, आपको रिएजेंट के नाम बताने हैं, तो अभी पढ़े हो, प्राइमरी अल्कोहल को 2 कार्बोजिलिक एसिड अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
प्राइम, हाँ ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। पीसीसी पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और CH2Cl2 सॉल्वेंट होता है। पीसीसी का फुल फॉर्म है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका मिक्सचर होता है किसका किसका बता देते हैं आपको, पाइरिडीन का, ये पाइरिडीन है, प्लस CrO3 प्लस HCl। पीसीसी इन तीनों का मिक्सचर है, पाइरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl, फुल फॉर्म पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, और CH2Cl2 सॉल्वेंट होता है। थर्ड, ब्रोमीन वाटर, या पढ़े हो, काफी फेमस रिएक्शन है ना। वाटर में फिनॉल का, फिनॉल में जो OH के चलते एक्टिवेटिंग पावर बढ़ जाता है, तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे ब्रोमिनेशन हो जाता है। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, अभी पढ़े फिर से, अल्कलाइन KMnO4 रिपीट हो रहा है। अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। डिहाइड्रेशन ले लो, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, और इसको हीट कर दो, थोड़ा हाई टेम्परेचर होना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दो 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ऑल, रिड्यूस कर दो, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा कीटोन को अल्कोहल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34, ये बता चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इथेनॉल में क्या होता है, फिर है ना, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इथेनॉल में आप देख सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। 35, IUPAC नेम तो देख लो आप, है ना, तमनी कर दो, 1 2, कलर चेंज कर देते हैं, 1 1 2 3, है ना, और लिखते समय अल्फाबेटिकल लिखेंगे, तो कल इथॉक्सी पहले आएगा, तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 इथॉक्सी, ये इथॉक्सी है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ईथर और हेलोजन दोनों सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ईथर को प्रायोरिटी मिलता है, ये याद रखिएगा। ईथर और हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो ईथर को प्रायोरिटी मिलता है, और लिखते समय तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो 1 2, और लिखते समय अल्फाबेटिकली लिख दो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सीथेन, फिर से बोल रहे हैं ईथर को प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है ना, तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन, लिखते समय अल्फाबेटिकल फॉलो कर रहे हैं लेकिन प्रायोरिटी ईथर को मिल रहा है, इसीलिए उसको नंबर 1 मिल गया। ये देख लो मतलब OCH3 के पैरा पे NO2 है, तो 4 नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा, पैरा का मतलब है 4, नंबर 4 मिल जाता है। ठीक है, आपको पता होगा। अगर बेंजीन पे OCH3 तो उसको एनिसोल कहते हैं, याद रखिएगा नाम एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हो, एनिसोल भी कहते हो, और NO2 है तो नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो एनिसोल। फिर देख लीजिए फोर्थ, इजी है, 1 2 3, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, यहां भी देख लो 1 2 3 4, ऑब्वियस लोएस्ट सम रूल देखेंगे, तो मिथाइल दो बार ब्रांचिंग, इसको 1 दे दिया, लिखते समय अल्फाबेटिकल, तो 4 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, फिर से 4 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है तो फिर से 4 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये तो इजी है, इथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन है, और अल्कोक्सी है तो इथॉक्सी बेंजीन हो गया। नेक्स्ट, आपको रिएजेंट का नाम बताना है विलियमसन थेसिस से, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंपल है, ये, और प्रोपाइल हैलाइड
क्लोराइड लिख देते हैं। इथॉक्सी बेंजीन देख लो, है ना, प्लस सोडियम फेनॉक्साइड। ये याद रखिएगा, बेंजीन पे हैलोजन नहीं लगा सकते क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, ये पहले ही बता चुके हैं। बेंजीन पे हैलोजन नहीं लगा सकते क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आता। तीसरा 2-मिथॉक्सी, ये हो जाएगा। फिर से 3 डिग्री हैलोजन नहीं ले सकते क्योंकि ये एलिमिनेशन चल जाएगा। याद रखिएगा 1 डिग्री हैलाइड ले रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री हैलाइड लेते तो प्रीफर्ड एलिमिनेशन। 1-मिथॉक्सीथेन, ये तो इजी है, तो C2H5Cl हो जाता। ठीक है, तो बस इसमें 2 चीज है याद रखिएगा। पहला, विलियमसन सिंथेसिस में एराइल हैलाइड नहीं हो सकता, और विलियमसन सिंथेसिस में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता क्योंकि एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या है विलियमसन सिंथेसिस का अभी बताया है, समझ गए, फिर से बता देते हैं, याद रखिएगा। ये है विलियमसन सिंथेसिस, है ना। तो इसमें यही है कि आर डैश आपको 2 डिग्री 3 डिग्री मत लेना क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन के चांसेस है। फिर से सुन लो, 2 डिग्री 3 डिग्री में एलिमिनेशन के चांसेस है। और आर डैश फिनाइल नहीं हो सकता, आर डैश फिनाइल नहीं हो सकता क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आता। तो याद रखना 2 चीज है, पहला आर डैश एक्स 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता क्योंकि एलिमिनेशन के चांसेस है, और आर डैश एक्स एराइल हैलाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाना प्रीफर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज 1-प्रोपैक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेनॉल। सिंपल है, देखिए सिंपल तरीका है, प्रोपेन 1ऑल ले लो, है ना, और इसको ट्रीट कर दो सोडियम मेटल से, तो क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम प्रोपेक्साइड। फिर दूसरा मोल प्रोपेनॉल ले लो और अब इसको ट्रीट कर दो SOCl2 से, थायोनाइल क्लोराइड, तो मिल जाएगा CH3CH2 CH2Cl से। और अब इन दोनों के बीच विलियमसन सिंथेसिस करवा दो। इनके बीच विलियमसन सिंथेसिस करवा दो तो मिल जाएगा आपको 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, एक मेथड और है कि 2 मोल प्रोपेनॉल ले लो और कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में कर दो। दूसरा मेथड भी हो सकता है, हम इस मेथड को प्रीफर किए हैं, लेकिन आप दूसरा मेथड भी कर सकते हो। 2 मोल प्रोपेनॉल ले लो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो भी 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन ही दे देगा। आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, ये भी मेथड सही है। 39 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड। हाँ, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, देख लो होता क्या है। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले या 3 डिग्री अल्कोहल ले और ईथर बनाना चाहें, तो याद रखिएगा जो अल्कोहल से ईथर बनता है वो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। और आपको पता होगा कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल प्रीफर्स टू अंडरगो एलिमिनेशन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल प्रीफर्स टू अंडरगो एलिमिनेशन और अल्कीन बन जाएगा।
मेजर प्रोडक्ट अल्कीन होगा, ईथर नहीं होगा, ईथर माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से ईथर बनाना है तो प्राइमरी अल्कोहल लो, सेकेंडरी टर्सरी में आपको अल्कीन बनने का चांस है, ईथर बनने का चांस बहुत कम है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयोडाइड विथ 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो देख लो सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है तो एक अल्कोहल एक अल्काइल आयोडाइड, एक अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, है ना, दोनों सिमेट्रिकल है तो एक अल्कोहल एक अल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट है 1 मिथॉक्सी बेंजीन, ये बता चुके हैं आपको हम कि पहले एच आई एच प्लस आई माइनस में ब्रेक करेगा, इस पे एच प्लस अटैक करेगा प्लस आएगा, और जो आई माइनस है वो एराइल पे नहीं एल्काइल पे अटैक करेगा। तो जो आई माइनस है वो एराइल पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि एराइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीफर नहीं करता। तो फेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। और तीसरा है बेंजाइल इथाइल ईथर, तो बेंजाइल कार्बोकटाइन बहुत स्टेबल होता है, आपको पता होगा। तो एच आई कैसे ब्रेक करेगा, एच प्लस आई माइनस में, ये आपको पता है एच आई ब्रेक करेगा एच प्लस आई माइनस में, तो इस पे एच प्लस अटैक करेगा प्लस, और यहां SN1 होगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकटाइन काफी स्टेबल होता है, तो जो आई माइनस है वो बेंजाइल पे अटैक करेगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकटाइन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो बेंजाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल बन जाएगा। तो यहां SN1 मैकेनिज्म बन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देखिए, वो फिनॉल की तरह ही है, देखिए फिनॉल का रेजोनेंस ड्रॉ किए थे ना अभी हम, वो भी वही कहानी है, ये भी वही कहानी है, कुछ भी नया नहीं है। रेजोनेंस ड्रॉ कर दो, है ना, फिनॉल एज इट इज फिनॉल की तरह है, ठीक है। रेजोनेंस प्लॉट करोगे तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे आप कर लोगे, करवा चुके फिनॉल वाले में। तो रीजन है ओ आर ग्रुप प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये याद रखिएगा, जो ओ आर ग्रुप है आपको वो प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और देख सकते हो आप ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, जिसके चलते आपको बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक कर सकेगा। नेक्स्ट, मिथॉक्सी मिथेन का मैकेनिज्म लिखना है भाई, बता चुके हैं। पहले एच आई ब्रेक कर जाएगा एच प्लस आई माइनस में, फिर मिथॉक्सी मिथेन है वो एच प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, और लास्ट में जो आई सिमेट्रिकल है किसी पर अटैक कर देगा, है ना, सिमेट्रिकल है इसलिए अटैक किसी पे कर देगा आई माइनस, तो बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस मिथेनॉल, और ये है SN2 मैकेनिज्म, दोनों प्राइमरी है इसलिए SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ। तो पहले एच आई ब्रेक किया एच प्लस आई माइनस में, फिर एच प्लस ईथर पर अटैक किया, फिर आई माइनस SN2 मैकेनिज्म किया क्योंकि आई माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगला क्वेश्चन है फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेस है, एनिसोल ये होता है, देख लो ये एनिसोल होता है।
तो सब में ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, याद रखिएगा, सब में ऑर्थो पैरा। हम एक जनरल लिख देते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल है X प्लस, तो सब में ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। मेजर पैरा पे होगा क्योंकि ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए याद रखिएगा ऑर्थो माइनर है और पैरा मेजर है, और सबको बता देते हैं। एल्काइलेशन में मान लो हम मिथाइल क्लोराइड लिए तो X इक्वल टू CH3 हो जाएगा, CH3 ऐड हो जाएगा, है ना। अगर हम मिथाइल हैलाइड मान लिए तो X इक्वल टू CH3 हो जाएगा। नाइट्रेशन में X इक्वल टू NO2 हो जाएगा, है ना। कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 यूज करते हो रीजेंट की तरह, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4, एरो पे होगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो X NO2 आ जाएगा। ब्रोमिनेशन में X इक्वल टू Br आ जाएगा, है ना। एरो पे लिख देना ब्रोमीन इन इथानोइक एसिड। और फ्रीडरिक्राफ्ट एसिटाइलेशन में हो जाएगा X इक्वल टू एसाइल ग्रुप, है ना, C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3। और बेंजीन पे CO CH3 ये बता देते हैं आपको, हम एक मेजर बता देते हैं, फोर्थ वाले का मेजर बता रहे हैं। तो बेंजीन पे CO CH3 को एसीटोफेनोन कहते हैं, क्या कहते हैं, एसीटोफेनोन। तो अगर ऐसे देखो तो हो जाएगा 4 मिथॉक्सी एसीटोफेनोन, 4 मिथॉक्सी एसीटोफेनोन। अब आपको ये अल्कोहल बनाना है, इनके लिए अल्कीन पूछ रहा है कि कौन सा अल्कीन सुटेबल होगा। तो फर्स्ट के लिए बता देते हैं आपको, फर्स्ट के लिए ये अल्कीन हो जाएगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन कर दो। सेकंड के लिए ये है और ये डबल बॉन्ड कर दो, मार्कोनी ऑफ एडिशन हो जाएगा। थर्ड के लिए ये कर दो, मार्कोनी ऑफ एडिशन कर दो। और फोर्थ फोर्थ के लिए ये कर दो, मार्कोनी ऑफ एडिशन हो जाएगा, है ना। तो सब में अल्कीन बना दिए हम, आपको H3O+ से ट्रीट करना है, मार्कोनी ऑफ एडिशन, ठीक है, मार्कोनी ऑफ एडिशन करना है H3O+ से, किससे, H3O+ से। आप पढ़े हो अल्कीन में H3O+ डालते हैं तो मार्कोनी ऑफ एडिशन के साथ एल्कोहल बना देता है। तो हम अल्कीन सबका बता दिए, है ना। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है और ये फोर्थ का है। हम चारों का अल्कीन बना दिए, चारों को H3O+ से ट्रीट कर दो तो आपको जो अल्कोहल दिया है वो आ जाएगा। फिर क्या करना है, अच्छा इसका मैकेनिज्म बताना है आपको, मैकेनिज्म बताना है इसका। तो देख लो, सबसे पहले HBr ब्रेक कर जाएगा H+ और Br- में, सबसे पहले HBr ब्रेक कर जाएगा H+ Br- में। अब जो H+ है वो अल्कोहल पे ऐड हो जाएगा, H+ अल्कोहल के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और आपको पता है यहां से कार्बोकटायन बनेगा, तोड़ दो बॉन्ड, वाटर हट गया, वाटर हट चुका है और कार्बोकटायन बन गया। और ये है, याद रखिएगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन। और आपको पता होगा 3 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से सुन लो, 3 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल है। तो बगल से हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। 3 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल है तो बगल से होगा हाइड्राइड शिफ्ट। और लास्ट में इस पे Br- अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा। तो क्या हुआ देख लो स्टेप, अल्कोहल पे H+ अटैक किया, O पे ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, है ना। फिर वाटर हट गया, कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन बना वो 2 डिग्री कार्बोकटायन है और 2 डिग्री कार्बोकटायन उतना स्टेबल होता नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्रो
ये H माइनस इस पे शिफ्ट हो गया तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और उस पर Br माइनस अटैक कर दिया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो जो हाइड्राइड शिफ्ट का मैकेनिज्म जो प्रोसेस है वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आने का चांस तो कम है, लेकिन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के बैक साइज में है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। लेकिन जेई मेंस में आने का चांस ज्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ध्यान रखिएगा। फिर से पहले अल्कोहल पे H प्लस, वाटर हट गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना जो कि लोएस्ट स्टेबल है, हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, लास्ट में Br माइनस अटैक कर दिया। ठीक है, तो फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर का सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।